लेट्स स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट इट। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें सर्किट दिया है। सर्किट में 3 सेल्स है, 1 2 एंड 3। पोटेंशियल V V एंड 2V, ठीक है। ये बार शो रहा है, डोंट माइंड दैट, घर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो रेजिस्टेंस दी है टॉप ब्रांच में R है, सेकेंड ब्रांच में कैपेसिटेंस C है, थर्ड ब्रांच में भी रेजिस्टेंस दी है, उसका वैल्यू 2x R है, ठीक है। हमें कहा गया कि इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन, मैं आगे बोलता हूँ क्या होता है स्टेडी स्टेट। इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन में देखना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितना स्टोर हो गया, और साथ ही दिस एनर्जी कितनी स्टोर हो गई है कैपेसिटर में, राइट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए भी और 12th के लिए भी, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिक्सअप होता है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गई जब आपकी करंट चल रही होती है ना कैपेसिटर के थ्रू, ये कैपेसिटर को चार्ज करती है। एक टाइम आता है जिसमें कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज होने के बाद ये फर्दर करंट को अलाउ पास नहीं करने देता है। क्या इसकी समझो कि ही इज़ फुल नाउ, तो अब आगे जाके इसको और कोई करंट नहीं आएगी। तो जब करंट नहीं आएगी मीन्स ये जो BE ब्रांच है ना, BE ब्रांच, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, अब भी करंट नहीं लेगा तो BE ब्रांच से करंट नहीं जाएगी। ये याद रखना। स्टेडी स्टेट कंडीशन JEE काफ़ी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होती स्टेडी स्टेट कंडीशन का, तो समझो स्टेडी स्टेट कंडीशन में फर्दर अब करंट कैपेसिटर नहीं पास होने देगा, ठीक है। यानी अब ये एक ओपन सर्किट की तरह होगा। ओपन सर्किट मीन्स इसने पूरा चार्ज ले लिया ना, अब ये आगे करंट को जाने नहीं देगा। बीच में जो गैप है इट विल बी कंसिडर्ड एज सर्किट इज ओपन, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ 2 ब्रांचेस रहती है जिसमें करंट चलेगी, एक ऊपर की ब्रांच और एक नीचे की ब्रांच। स्टेडी स्टेट कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, मींस जिसमें कैपेसिटर है जिस ब्रांच में, उसमें करंट नहीं चलेगी। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस फाइंड, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज नाउ। ओके, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास टोटल EMF कितना होगा सर्किट में और टोटल करंट कितनी चलेगी सर्किट में, फिर ओम्स लॉ से निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इफेक्टिव EMF कितना होगा। इफेक्टिव EMF देखो, मैंने अभी कहा कि बीच की ब्रांच रिडंडेंट होगी, वहाँ से कोई करंट नहीं चलेगी। सो बीच का जो ये है ना सेल, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अब आपके पास ऊपर एक सेल है, नीचे एक सेल है, एक V है और एक 2V है। अब मसला होता है कि हम इन दोनों को प्लस करके बोले इफेक्टिव EMF 3V है, कि माइनस करके बोले इफेक्टिव EMF खाली V है। वो आपको इससे पहले भी मैंने बोला, आप करंट की डायरेक्शन देखो, अगर ऑपोज कर रही है तो माइनस होगा, यानी ये जो करंट की डायरेक्शन होगी इस सेल से वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। और उसमें कहाँ से होगी, अगेन इधर से पॉजिटिव से करंट निकलती है ना, और दोनों एक पॉइंट पर मिलके एक दूसरे को अपोज करेंगे। यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ से करंट जा रही है, दोनों मिलके क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसीलिए इफेक्टिव EMF माइनस होगा। सो EMF जो इफेक्टिव होगा दैट विल बी 2V माइनस V, दैट विल बी V। सो हमारे पास इफेक्टिव EMF निकल गया। अब देखते हैं करंट कितनी सर्किट में होगी। करंट इन द सर्किट, करंट जो सर्किट में होगी सिंपल I इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से देखते हैं, टोटल EMF कितना है V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। देखो ऊपर कितनी है R, नीचे कितनी है 2R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 3R। सो करंट कितनी निकल गई V/3R, और टोटल EMF कितना हमारे पास सर्किट में V इस वक्त, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट विल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। मैं सबसे पहले देखूंगा व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BE, राइट। जितना पोटेंशियल ड्रॉप मुझे अक्रॉस BE होगा ना, सपोज मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BE जो है वो 3 आया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BE कितनी है 3, और उसमें से 3V सपोज आया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 3V। सो उसमें से V तो इसने लिया है, सो बचा कितना 2V। सो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2V। इसी तरह अगर मेरे पास सपोज 4V आया अक्रॉस BE, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4 टाइम्स V, सो उसमें से इसने कितना लिया है V, तो इसके अक्रॉस कितना होगा फिर 3V। सिंपल, हम फिर निकाल सकते हैं इजीली। हमें सिर्फ देखना है पहले इस ब्रांच के अक्रॉस, BE ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। अब यार ध्यान से देखो, BE के जो अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना वही CF के भी अक्रॉस होगा। वाई, क्योंकि ये पैरेलल्स में दोनों ब्रांचेस है ना, वही AD के भी अक्रॉस होगा, राइट। बिकॉज ये तीनों आपस में पैरेलल्स, और पैरेलल्स की प्रॉपर्टी हमें पता है कि उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। सो मैं BE के बजाय किस में निकालूंगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CF। सो मैं कहता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CF वो वही होगा
जो किसके अक्रॉस होगा, बीई के। वाई, बिकॉज पैरेलल्स में। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो बीई होगा वो सिंपल होगा। देखो यहाँ से आपकी जो करंट आई निकल रही है वो हमने निकाला, कितनी है, V/3R। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से जब आप आते हो आपके पास पहले कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, 2V का। C से स्टार्ट करो, कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, 2V का। उसके बाद आगे जाते हो, आगे करंट को रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, यानी जब करंट आगे जाएगी तो रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, सो आपको पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पर। यानी आपको सेल को यूज़ करनी पड़ेगी एनर्जी टू पुश द करंट अक्रॉस द 2R रेजिस्टेंस। सो जब ड्रॉप हो जाएगी हम क्या करते हैं तब, माइनस कितनी सेल से एनर्जी यूटिलाइज हो गई करंट को आगे भेजने के लिए, कितनी हो गई। ओम्स लॉ क्या कहता है, I टाइम्स R, V इज इक्वल टू IR, तो I टाइम्स 2R। सो C से चले, हमने देखा सेल के पास कितनी एनर्जी थी, 2V। आगे और चले तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, माइनस कर दो I टाइम्स 2R, यानी सिंपल ओम्स लॉ की तरह माइनस IR। सो हमारे को ये अक्रॉस CF पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। सो दिस इज सिंपली 2V माइनस I का वैल्यू दे दो V/3R, दिस इज V/3R मल्टीप्लाइड बाई 2R, दिस R एंड R विल गो। ठीक है, अब इसको LCM कर लो, दिस इज 2V/1, so दिस इज 3 2 6V माइनस 2V डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, एंड 6 माइनस 2 इज 4, so दिस इज 4V/, दिस इज 4/3V। सो अक्रॉस BE हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कितना है, 4/3V। अब ध्यान से देखो, हमें बोला गया कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है। इस ब्रांच में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, 4/3V। उसमें से इस सेल के पास कितना है, V, तो इसके पास कितना बचा, दोनों को माइनस करेंगे। सो जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी जो पहला पॉइंट हमें प्रूव करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। सो फर्स्ट थिंग वो कितना होगा, सो इट विल बी 4/3V माइनस V, राइट, सिंपल अगेन। सो इट विल बी 4V minus 3V divided by 3, and this will be V/3. So potential drop across the capacitor will be V/3. Second, what will be the charge across the capacitor, यानी चार्ज कितना स्टोर हो गया होगा कैपेसिटर में। सो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू C टाइम्स V। V हमारे पास कितना है अक्रॉस द, V/3, उसको C मल्टीप्लाई कर लो, सो इट इज CV/3। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी स्टोर 1/2 ऑफ CV²। V की जगह क्या यूज़ करोगे, V/3, राइट, जो अक्रॉस द कैपेसिटर पोटेंशियल ड्रॉप है। सो हम इसकी जगह यूज़ करेंगे V/3 का स्क्वायर, सो इट विल बी 3 का स्क्वायर 9, सो इट विल बी V/9। समझ आ गया, क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं टॉपिक। देखो सर्किट सॉल्व करने के वक्त हम यूज़ करते हैं ओम्स लॉ को, दैट इज़ V इज इक्वल टू IR। बट कभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जिसमें ओम्स लॉ इनसफिशिएंट होता है। सो इसके अलावा, ओम्स लॉ के अलावा हम एक और लॉ यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ के बेसिकली दो पार्ट्स है। नंबर 1 इज किरचॉफ्स जंक्शन और नोडल लॉ। ठीक है, जंक्शन रूल भी इसको कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये कहता है कि ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट। सपोज एक जंक्शन है, यहाँ पे 3 करंट्स आ रही है, एक I1, एक I2, और निकल जो रही है इस जंक्शन से वो है I3। सो इट इज़ सिंपल कि आपको दिख रहा है कि I1 I2 मिलकर I3 बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। सिंपल, राइट। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं I3 को उधर ले आऊँ सो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी जो इनका सबका सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सो इन अदर वर्ड्स वी से सिग्मा I टोटल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। सिग्मा मतलब प्लस कर लो। सपोज I1 प्लस I2 5 आ गया, राइट, और I3 भी ऑब्वियसली फिर कितना होगा 5। अब 5 को उधर कर लो तो ये क्या हो जाएगा 5 - 5,
टोटल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सो इट मीन्स कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। दूसरे तरीके से कुछ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो ऐसे है कि लेट्स गिव साइन कन्वेंशंस। इनकमिंग जो भी करंट होगी जंक्शन पर उसको प्लस मानते, मर्जी आपकी, आप कुछ भी ले सकते हो। सो I1 और I2 इनकमिंग है, सो हम कह सकते हैं कि प्लस I1 प्लस I2। ठीक है, और आउटगोइंग जो करंट है उसको माइनस मान लेते हैं, राइट। सो इन दिस केस वी कैन से कि सम जब करना होगा सिग्मा आई मुझे, तो प्लस I1 प्लस I2 और माइनस I3। अभी मैंने कहा कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, सबका सम क्या आ जाएगा, 0। सो दिस इज जंक्शन रूल। ये सिंपल है, आप खुद भी समझ सकते हो कि जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर निकल रही है, राइट। सो सबका इकट्ठे अक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट अ जंक्शन। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है वो लिखना, आप एग्जाम में भी ज़रूरी लिखना है और एंट्रेंस में भी पूछते कभी ऑब्जेक्टिव, कि दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल है ना, जितना चार्ज अंदर जा रहा है इस नोड पे उतना ही चार्ज इस नोड से क्या आ रहा है, निकल रहा है, अगर नोड को रेफरेंस मान ले। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप नहीं करना है पॉइंट, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा जो इसका ला है दैट इज किरचॉफ्स मैश रूल। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप बहुत यूज़ करोगे, मैश रूल। ठीक है, इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास एक सर्किट है मैश मतलब एक क्लोज सर्किट है, लूप है। सो लेट्स से एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, देन अनदर रेजिस्टेंस है R2, देन वी हैव अ सेल with EMF E1 and then you close the loop। ठीक है, A B C और D। क्लियर हो गया। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपके जो मैश है या लूप है इसमें जो सम ऑफ EMFs होगा, इसमें जो क्या होगा, सम ऑफ EMFs सिग्मा E, वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ I टाइम्स R, यानी सिग्मा I R। ये भी सीधी सी बात है। देखो, जितनी एनर्जी इसके पास होगी उतनी एनर्जी ये देगा करंट को R1 के थ्रू जाने के लिए, R2 से पास होने के लिए। इसी को कहते हैं कि सिग्मा E जो होता है वो ही इक्वल टू होता है बेसिकली IR। यू नो फ्रॉम दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये ना ओम्स लॉ से, V पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, IR। ये वही कह रहा है, E जो होता है वो किसके बराबर होगा, IR के बराबर। सिग्मा का मतलब होता है कि सपोज आपके सर्किट में E1 नहीं है, E1 भी है, E2 भी, E3 भी, तो सबका सम इक्वल टू होगा I1 टाइम्स R1, I2 टाइम्स R2, या जितनी भी करंट्स होंगे, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंसेस होगी। इस एग्जाम्पल से कैसे हम नहीं समझते हैं, देखो इसमें सबसे पहले 2 साइन कन्वेंशंस यूज़ करने हैं। पहला कि अगर आप लूप को ट्रैवर्स कर रहे हो थ्रू एनी डायरेक्शन, ट्रैवर्स करने का मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट A लो और आप बोल रहे हो मैं ऐसे जाऊँगा A B C D, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। या आप A को ले रहे हो रेफरेंस और ऐसे जा रहे हो A D C B A, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मर्जी आपकी, आप कैसे लोगे। ठीक है, सो लेट्स से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक, तो इसमें 2 साइन कन्वेंशन यूज़ करना कि वाइल ट्रेवर्सिंग द लूप इन एनी डायरेक्शन, बी इट क्लॉकवाइज और बी इट एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप हिट करोगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को या बैटरी को, तो जो EMF होगा, मैं साइन कन्वेंशन जैसे उसमें मैंने कहा था साइन कन्वेंशन इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव, इसमें भी एक साइन कन्वेंशन हम यूज़ कर रहे हैं कि इफ़ यू हिट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टेक दैट EMF एज पॉजिटिव। पॉजिटिव EMF will be positive कब, once you hit the negative terminal of the battery। ठीक है, एग्जाम्पल से अभी समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो। सेकेंड चीज़, अगर आपकी करंट की डायरेक्शन और आपके लूप ट्रैवर्स करने की डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब मैं IR की बात कर रहा हूँ, अगर आपके इस करंट की डायरेक्शन और लूप ट्रैवर्स करने की डायरेक्शन सेम है, IR तब पॉजिटिव लोगे, अदरवाइज नेगेटिव। मतलब देखो, पॉजिटिव से करंट निकल रही है, सो ये आपकी I है करंट। ठीक है,
ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रही है और ट्रैवर्स भी आपने क्या किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो जो ही आप यहाँ पहुँचोगे ना R1 पे, आपको I टाइम्स R1 लेना है ना, राइट। I टाइम्स R1 की जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है और लूप की भी ट्रैवर्स करने की डायरेक्शन सेम है, तब हम पॉजिटिव I टाइम्स R1 लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता कि करंट की डायरेक्शन लेट्स सपोज ये नहीं थी बल्कि यहाँ से थी, अब आप ट्रैवर्स कर रहे हो क्लॉकवाइज में, करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज में, करंट जो जाएगी R2 और R1 से वहाँ पे पीछे क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। इट इज़ सिंपल। देखो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों ये चीज़ें समझ आ गई। लेट्स से मेरे पास एक लूप है, अगेन द सेम R1 R2, let's take a cell, let's take another cell, name it E1, name it E2। डिसाइड कर लो आपको कैसे जाना है। आई से कि मुझे क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज कोई भी पॉइंट ले लो, कहाँ से जाना है, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट से जा रहा हूँ क्लॉकवाइज। जब मैं इस पॉइंट से जा रहा हूँ, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं EMF, राइट हैंड साइड पे I टाइम्स R देखते हैं। जब आप लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हो, और आपको EMF जब आप नेगेटिव टर्मिनल को हिट करोगे तो आपको EMF पॉजिटिव लेना है, सो विल से प्लस E2, ठीक है। आगे चलो, अभी R को भूल जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हम EMF देख रहे हैं। अगेन आप किसको हिट कर रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल को, सो अगेन विल से इट इज़ पॉजिटिव E1। हो गया बैटरी सेल्स खत्म। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे सिग्मा IR करने। अच्छा, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, लेकिन अभी दूसरी सेल है, इसकी भी करंट की डायरेक्शन देखनी है, वो कैसी होगी, ये वाली, ठीक है। सो करंट की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज में, देख रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज में जा रही है, ऊपर वाली भी क्लॉकवाइज में जा रही है। अब देखते हैं R1 पर जब ये करंट हिट होगी, R1 पर जब करंट हिट होगी दैट विल बी I टाइम्स R1, राइट, प्लस लेना है, वाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ट्रैवर्स की भी और करंट के चलने की भी। और सेकेंड R2 पे जब हिट होगी देन अगेन प्लस लेना है I टाइम्स R2। तो इसका मतलब हो गया जितना EMF सेल में था वही इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, क्योंकि यही EMF यूटिलाइज करता है कौन, सर्किट, वाई, किसके लिए, करंट को पुश करने के लिए थ्रू रेजिस्टेंस। सो जितना EMF यहाँ से है उतना ये I टाइम्स R यहाँ से, तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। सिंपल, सिग्मा E विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स IR, राइट, समझ आया। दूसरा जो हम इसमें लिखते हैं कि बेसिकली इट इज़ नथिंग बट सिग्मा टाइम्स dV, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द क्लोज लूप या इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। जितना था उतना है, कोई चेंज वगैरह नहीं आई, अनलेस एंड अनटिल आप बाहर से कोई और चीज़ इंस्टॉल नहीं कर दो सर्किट में, ठीक है। इसमें भी ये किस पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल और EMF यूजुअली एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो किस पे था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये वाला तो इजी आपको लग रहा है, बट लेट्स से कि न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे कैसे सॉल्व करना होता है और इससे इजी कैसे हो जाते हैं आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने। दोनों रूल समझ आ गए, क्लियर हो गया। देखो JEE 2015 मेंस में क्वेश्चन आया था कि सर्किट दिया था 6 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट, 4 रेजिस्टेंस है, 2, 1 ओम, 3 ओम और 3 ओम, ठीक है। और आपको बोला था कि जो ब्रांच PQ है इसमें जो करंट चल रही है वो कितनी है, इधर इट इज़ 1.3 एम्प्स फ्रॉम P टू Q। फ्रॉम P टू Q का मतलब ये डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है, क्या P से Q की तरफ है, कितनी है, 1.3 एम्पियर्स है, 0 एम्प्स है या 0.13 है, लेकिन फ्रॉम Q टू P, फ्रॉम Q टू P नीचे से ऊपर जा रही है, या यही 0.13 है बट ऊपर से नीचे आ रही है P टू Q। सो आपको डिफाइन करना है क्या है, ठीक है। सो अगेन वी यूज़ द किरचॉफ्स लॉ, जब ये लूप्स वगैरह दिए होंगे ना, मैश वगैरह दिए होंगे, यूज़ किरचॉफ्स लॉ, ईजी हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोलता है कि यूज़ किरचॉफ्स लॉ, अपना दिमाग लगाना है। एंड ओवर द टाइम जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको समझ आएगा किस वाले में मुझे सिंपल ओम्स लगाना है और पैरेलल और सीरीज़ की कॉम्बिनेशंस लगानी है, पैरेलल सीरीज से रेजिस्टेंस सॉल्व कर दो वैसे, या कहाँ पे मुझे किरचॉफ्स लगाना है। तो जितना आप ये यूज़ करोगे उसके बाद आपको ईजिली समझ आएगा, ठीक है। So let's solve this question using Kirchhoff's second law, that is mesh rule, वही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले आप डिटरमाइन कर लो आप कैसे इस लूप को ट्रेवर्स करोगे, ठीक है।
आपकी मर्जी है, आप टोटल बड़ा लूप भी ले सकते हो, ये जो बड़ा पूरा लूप है, लेट्स नेम दिस पी क्यू है ना, इसको नाम कर लो आर और एस, राइट, और इसको मान लो टी और यू। या तो आप पूरा बड़ा लूप ट्रैवर्स कर सकते हो, एस पी टी यू क्यू एंड आर, या तो आप छोटे दो लूप्स ट्रैवर्स कर सकते हो, एस पी क्यू आर और पी टी यू क्यू, ठीक है। या कभी इक्वेशंस इतनी हो जाती है कि आपको 3 लूप्स लेने पड़ते हैं, ये भी और बड़ा वाला भी। ये कैसे आप पता करोगे? जैसे सिंपल है, अगर आपको 3 वेरिएबल्स है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए ना, तो आप 3 लूप्स को लोगे, ठीक है। बट इतना मुश्किल सवाल नहीं आता है, सिंपल है। आपको सबसे पहले आप देखो कैसे सॉल्व करना है। हमने डिसाइड किया कि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे दोनों लूप्स में, ऐसे जाते हैं, राइट। उसके बाद करंट की दिस डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दो। हमेशा करंट पॉजिटिव से निकलती है, सो लेट्स से ये जो सेल है इस वाले लूप में, इसकी करंट को I1 मानते हैं, इसकी करंट को I2 मानते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर I1 करंट इस बैटरी से निकल रही है, सो जो पीछे से इसमें आनी चाहिए करंट वापस, वो भी कितनी आनी चाहिए, I1। सो मैंने पीछे से भी एरो दिखाया I1। सिमिलरली यहाँ पे पीछे से कितनी करंट आनी चाहिए, I2। अगर I2 निकल रही है, सो इवेंचुअली सारा ट्रैवर्स करके कितनी करंट वापस जाएगी, I2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, इतना समझ आ गया। अब देखो, अब जंक्शन आता है ना, I1 जब यहाँ से जाएगी, इसको जंक्शन आएगा ना, राइट। यहाँ ध्यान से देखना, डोंट पुट I3 ओवर यार, फिर तो I3 निकालने के लिए एक और इक्वेशन यूज़ करें। सिंपल है, अगर I1 यहाँ से आ रही थी, ये I1 आ रही थी, जंक्शन पे इसको बाइफरकेट होना है ना, आधी वहाँ जाएगी आधी नीचे जाएगी। वहाँ जो जा रही है वो वहीं से हमने स्पेसिफाई कर दिया, कितना है, I2। सो नीचे जो जाएगी वो सिंपल कितना होगा, I1 माइनस I2, ठीक है, क्लियर हो गया। सो हमने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दी इस करंट की, थ्रू दिस ब्रांच पी क्यू, कितनी, पी से क्यू की तरफ, कितना, I1 माइनस I2। अब देखो ऑप्शन में आपको एक जगह था करंट फ्रॉम पी टू क्यू और क्यू टू पी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इफ यू रिमेंबर। अगर आपका पॉजिटिव में आंसर आया, ये सॉल्व करके पॉजिटिव में आंसर आया, सो आपने जो डायरेक्शन खुद से स्पेसिफाई किया ना यहाँ पे जंक्शन की, तो वो सही है, यानी करंट जा रही है फ्रॉम पी टू क्यू। अगर आपका ऑप्शन नेगेटिव में आया, तो आपकी जो डायरेक्शन है ना उसके उल्टी होनी चाहिए, यानी क्यू टू पी जानी चाहिए करंट। क्लियर हो गया। सिंपल डिपेंड किस पे करता है कि आपका ऑप्शन पॉजिटिव, इवेंचुअली आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लूप ले रहा हूँ एस पी क्यू आर, इन लूप एस पी क्यू और आर। लेफ्ट हैंड साइड पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ई कितने है इस लूप में। ई एक ही मुझे दिख रहा है 9 वोल्ट वाला। अब ये पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स करोगे ना, आप हिट करोगे इसके किसके, नेगेटिव टर्मिनल को, है ना। किसी भी जंक्शन, यहाँ एस से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ, हिट करोगे नेगेटिव, पी से करो नेगेटिव, क्यू से स्टार्ट करो नेगेटिव, आर से स्टार्ट करो नेगेटिव। तो आप हमेशा नेगेटिव को हिट करे हो, नेगेटिव को हिट करे हो मीन्स ये पॉजिटिव लेना है। सो 9 वोल्ट क्या लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड से, पॉजिटिव इज इक्वल टू, अब आई आर लेना है, समीशन ऑफ आई आर। सबसे पहले I1 जब जाएगा तो रेजिस्टेंस कौन सा है, 2 ओम्स, सो जाएगा ट्वाइस I1। IR लेना है ना, सो ट्वाइस I1। उसके बाद नीचे जब जा रहे हो, सो ये करंट है I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस कौन सी है 1 ओम, सो क्या आ जाएगा 1 इंटू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव बाई ट्रेवर्स की भी वही डायरेक्शन है, करंट की भी वही डायरेक्शन है, प्लस 1 टाइम्स I1 माइनस I2, ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला। फिर ऐसे करंट जा रही है इस लूप में वापस, उसको छोड़ दो उस लूप, इस लूप में वापस जा रही है I1 वापस इसमें, तो किसको टक्कर मार रही है 3 ओम्स को, सो प्लस। अब मसला है कौन सी करंट लोगे, I1 माइनस I2 लोगे कि I1 लोगे। याद रखो अगर ये करंट यहाँ से तो I1 माइनस I2 आ रही है नीचे, बट पीछे से जो करंट एक और आएगी ना, वो इसके साथ मिलके यानी I2, वो इसके साथ मिलके कितनी करंट बनाएगी, ये प्लस I2 है, ये माइनस I2, दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या माइनस I1। और वो ऐसे भी आप मैथ्स को भी छोड़ दो, ऐसे भी अगर वापस करंट सारी की सारी I1 है, सो 3 के भी थ्रू कौन सी करंट जाएगी I1, ठीक है। सो यहाँ पे होगा प्लस टाइम्स I1 टाइम्स 3, ठीक। सॉल्व कर दो, देखो 2 I1 है, ये कितना होगा 3 I1, ये भी 3 I1 है, हो गया 6 I1, हो गया 6 I1, और माइनस I2 विल बी 9।
ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि दो वेरिएबल्स है ना I1 और I2 और एक ही इक्वेशन है, इसलिए हम दूसरा लूप अब देखेंगे। दूसरे लूप पे देखें P, T, U और Q, इन लूप P, T, U और Q, अगेन द सेम थिंग। सबसे पहले EMF देखो, आप हिट करोगे हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को, आप किसी भी जगह से देख लो। तो 6 वोल्ट पॉजिटिव लेना इज इक्वल टू, अब I टाइम्स R देखते हैं। देखो इस लूप में दो रेजिस्टेंस है, 3 वाला, और इसके साथ कौन सी करंट निकल रही है 3 से, I2। सो I2 टाइम्स 3, करंट की भी सेम डायरेक्शन, ट्रेवर्स की भी सेम डायरेक्शन, जो पॉजिटिव लेंगे, सो 3 टाइम्स I2। अब यहाँ ध्यान से देखना, जब आप इस लूप में ट्रेवर्स कर रहे हो ना, करंट कौन सी है, I1 माइनस I2, जो पहले आपने स्पेसिफाई कर दी, फिर खुद से एक और करंट नहीं डालना, जो पहले स्पेसिफाई कर दी इस लूप में करंट, इस ब्रांच में करंट वही रखना। सो करंट कौन सी है, I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई 1 टाइम्स I1 माइनस I2। अब साइन का ध्यान देखो, आप जा रहे हो ऐसे ऊपर की तरफ, करंट उतर रही है ऊपर से नीचे, आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, करंट उतर रही है ऊपर से नीचे, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए माइनस होगा। ठीक है, सॉल्व कर दो। सो यहाँ पे I2 कितने आएंगे, दिस I1, I2 कितने आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 3 एंड दिस इज 4I2, सो दिस इज 4I2 एंड दिस इज माइनस I1 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 2। अब आपके पास दो वेरिएबल्स है, I1 I2 और दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन से आप सॉल्व अगर करोगे तो इसका आंसर जो आता है वो आता है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0.13 एम्प्स, बट नेगेटिव में आता है। अगर आप खुद भी यूज़ करोगे ना, इधर यूज़ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन का सिंपल सॉल्व करनी है दो इक्वेशन, आपको I1 माइनस I2 कितना आएगा, 0.13 एम्प्स। देखो द क्वेश्चन इज, आपको ना I1 निकालना है प्रॉपरली ना I2, आपको निकालना है इस ब्रांच के थ्रू कितनी करंट है, और वो I1 माइनस I2 ही है, और वो कितनी निकली 0.13 एम्प्स, लेकिन नेगेटिव निकली। सो नेगेटिव का मतलब आपने जो डायरेक्शन खुद से स्पेसिफाई की थी ना, P से Q, यानी उल्टी डायरेक्शन में करंट जा रही है असली, Q टू P। सो आपका फोर्थ की अपेरेंटली थर्ड ऑप्शन है, जिसमें आपका 0.13 एम्प्स और फ्रॉम Q टू P आता है। समझ है कैसे किरचॉफ्स का यूज़ करना। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लो तो आपको ईजी लग जाएगा।